बहुत बड़ा सवाल लेकर साधना न्यूज प्रयास कर रहा है कि ये जो वैश्विक महामारी है, ये जो महामारी जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को हिला दिया है, इस महामारी में आने वाले समय की क्या परिस्थिति बनेगी, ये अदृश्य शत्रु जो हमारा है, उस अदृश्य शत्रु से निपटने के लिए कलेक्टर से लेके हमारा जो चौकीदार है वहां तक, डॉक्टर से लेके नर्स और आशा कार्यकर्ता तक, पुलिस के डीजीपी से लेके और नीचे जो कांस्टेबल है वहां तक, सब रात दिन जुटे हुए हैं। कमिश्नर नगर निगम से लेके और नीचे तक जो सफाई कर्मी है, सब कोशिश कर रहे हैं इस महामारी से, अदृश्य शत्रु से लड़ा जाए। लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? इन लंबे समय तक हमने साधना न्यूज का प्रयास है कि इस महामारी से लड़ने के लिए एक नया लक्ष्य लेके चलें। जीत जाएंगे हम अगर सब संग है, सब साथ है। और इसमें डॉक्टर भगवान के रूप में सामने आए हैं। डॉक्टरों की जो स्थिति है उसको देख के ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर इस समय जो काम कर रहे हैं रात दिन, मैं नेशनल अस्पताल के कई डॉक्टरों को जानता हूं, पालीवाल अस्पताल के कई डॉक्टरों को जानता हूं जिन्होंने रात दिन एक कर दिया है। नेशनल अस्पताल के एक डॉक्टर करीब 1.5 महीने से अपने घर नहीं गए हैं। पति पत्नी दोनों, डॉक्टर विवेक पटेरिया, डॉक्टर विवेक राजौरिया जी, डॉक्टर के पटेरिया जी, डॉक्टर पी.के. पांडे पिछले 1.5 महीने से अपने घर नहीं गए हैं। रात दिन अपने जो मरीज हैं उनकी सेवा करने में लगे हैं। ये जो एक योगदान है, ये डॉक्टर की जो बताता है कि डॉक्टर रात दिन एक कर रहे हैं। और इस महामारी, इस जंग को जीतने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका अगर है, और हमें सबसे ज्यादा, तो हमें शासकीय जो तंत्र है हमारा और जो डॉक्टर हमारे जिन्होंने रात दिन एक किया है, उसी मुद्दे पर साधना न्यूज की कोशिश है कि हम कम से कम ऐसे चेहरों को सामने लाएं, ऐसे लोगों को जो भगवान के रूप में है और जो आम जनता के साथ, उनका कोई परिवार का आदमी एडमिट नहीं होता है, लेकिन वो रात दिन अगर लगे हैं कोरोना महामारी में, सुबह से लेकर शाम तक, खाने का तय नहीं है, पीने का तय नहीं है, कहाँ बैठने सोने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बिना कुछ करे वो रात दिन लगे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित कुछ डॉक्टर्स को हमने बुलाया है। डॉक्टर एस.के. जैन है, आइए हम सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। और डॉक्टर जैन लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर जैन। और फिर हमारे साथ डॉक्टर जे.पी. पालीवाल जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जे.पी. पालीवाल अस्पताल के संचालक हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं लगातार। अभी एक दिन मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि मैंने पिछले 2 हफ्ते से दाढ़ी नहीं बनाई है। उन्होंने जो फोटो भेजा, ये समर्पण बताता है कि जनता के लिए हम किस स्तर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैन, डॉक्टर जे.पी. पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है डॉक्टर साहब, जो हालात है, जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में हम कैसे संघर्ष करेंगे और कैसे इस जंग को जीतेंगे? आप अपने, क्योंकि आपको बारंबार प्रणाम है, ये डॉक्टर जो हमारा समाज है, डॉक्टरों के रात दिन की मेहनत के कारण आज सर्वाइव कर रहा है और इस जंग को जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जे.पी. पालीवाल जी? शिशिर जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अब ये शासन और सत्ता के भरोसे बैठे रहने का समय नहीं बचा है। हम शासन और सत्ता की सहभागिता के साथ साथ हम उनका नेतृत्व स्वीकार करें, और नेतृत्व स्वीकार करने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक दल, प्रत्येक समूह, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक राजनीतिक दल भी हम इस वक्त सिर्फ एकजुट होकर शासन के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करें। क्योंकि फिलहाल हमारे मनभेद और मतभेदों को अलग रखते हुए यदि हमने इस लड़ाई को संयुक्त रूप से नहीं लड़ा तो हम बहुत बुरी शिकस्त खाएंगे। क्योंकि जिस तरह का कोरोना का स्वरूप आज की तारीख में दिखाई दे रहा है, मेरा अनुमान यह है कि आज दिनांक को जो कोरोना का स्वरूप है, अगले 15 दिन में इसका स्वरूप कहीं इससे 30 से 50% ज्यादा भयावह होगा। जैसा कि शासन ने लॉकडाउन लगाया, शासन ने लॉकडाउन लगाकर ठीक किया, लेकिन अब इस वक्त पुलिस को सख्ती भी करना चाहिए। बिना मतलब बिना कार्य घूमने वाले को यदि 2-4-10 लोगों में पुलिस सख्ती के साथ साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग भी करती तो मैं उसे बुरा नहीं मानता, खासकर उन लोगों के लिए जो बिला वजह बेकार यहाँ वहाँ घूम रहे। शासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन 1 साल से लगातार शासकीय स्तर पर जो प्रयास है, प्रशासनिक प्रयास है, उन शासकीय और प्रशासनिक प्रयासों की कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि उनमें और बाकी जनता के बीच में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। स्वयं मुखिया हाथ जोड़ते हुए मास्क पहना रहे, हाथ जोड़ते हुए लोगों से निवेदन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन उसके बाद भी
यदि जनता उस चीज में नहीं संभलती है तो अब बल प्रयोग करना चाहिए उन लोगों के लिए जो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल था आपसे, मेरा एक सवाल था डॉक्टर साहब आपसे, जिन परिस्थितियों में काम चल रहा है डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आज ऑक्सीजन की कमी होती है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी होती है? डॉक्टर साहब मुझे जहां तक मेरे रिपोर्टर्स बताते हैं कि आज अचानक ये खत्म नहीं हुआ है, स्टॉक कर लिया गया है और काला बाजारी करने वाले कोई और नहीं है। इसमें हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़े बड़े सफेद कोट नेता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, नौकरशाह, इनको लगता है कि शायद ये रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का भंडार अपने पास कर लेंगे तो ये बच जाएंगे, लेकिन आम जनता के पास अफरा तफरी का माहौल है। तो जब जो बागर चोर ही अगर मान लीजिए जिसकी सुरक्षा के लिए बागर ही खेत खाने लगे तो कौन बचाएगा डॉक्टर? आपकी आशंका को मैं निर्मूल साबित नहीं कर रहा। कहीं न कहीं इसमें आंशिक सच्चाई या सच्चाई की कहीं न कहीं गंध या किसी प्रकार की जानकारी हम लोगों के कानों तक भी आती है, परंतु एक चिकित्सक होने के नाते मेरा कार्य चिकित्सा सेवा देना है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है। हाँ, कहीं न कहीं जानकारी हम लोगों के कानों तक भी आ रही। आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ, पर मेरे पास आपकी बात की सहमति के लिए प्रमाण भी नहीं है। परंतु जब तक इस तरह की बातें जब होने लगी कहीं न कहीं, यदि इस तरह की बात हो रही तो आग वही हो। नहीं, कहाँ जा रहा होगा डॉक्टर साहब? इतना आता है, इतने बॉयल आते हैं, कहाँ जाते हैं ये आके? मरीज को नहीं पहुंच पा रहे तो हमीदिया से चोरी हो जाते हैं, कहाँ चले गए वो? निश्चित तौर पर ये निंदनीय कृत्य है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये विभत्स कृत्य है कि इस वक्त मानवता की सेवा के लिए जिस वक्त हमको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जरूरत है, मैं इस बात को बड़े भारी मन से इस बात को मानता हूँ कि कहीं न कहीं इन संसाधनों की कमी, ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति तो शासन ने बहुत कुछ कर दी, लेकिन रेमडेसिविर के निश्चित तौर पर पूर्ति नहीं हो पा रही। अब आपूर्ति में किस जगह पर कहाँ व्यवधान, कैसा व्यवधान, क्यों व्यवधान आ रहा है, कहाँ कैसा क्यों व्यवधान आ रहा है, इसका निर्णय और निराकरण दोनों प्रशासनिक और शासनिक स्तर पर किए जाने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप समय की कमी है और मुझे ऐसा लगता है एक और सवाल आपसे लेना चाहता हूं, आपको प्रणाम करते हुए, आपकी जो डॉक्टर समाज जो कर रहा है इस मानवता को बचाने के लिए, इस मानव को जीवित रखने के लिए जो डॉक्टर समाज कर रहा है उसको प्रणाम करते हुए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? क्या कि अस्पतालों की तरफ जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं वो अगर घर में रहे तो क्या ऐसी सावधानी बरते डॉक्टर? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेरी आंखें खुल गई और पैरों में सूजन आने लगी। आंखें खुलना लगभग बहुत थोड़ी आंखें खोल के मैं देख पा रहा हूँ। लगभग 20 दिनों से सोना खाना इन सब चीजों को हमने सेक्रीफाइस किया, लेकिन ये हमारा सेक्रीफाइस सोसाइटी के प्रति हमारा दायित्व है। हमने सोसाइटी पर या समाज पर किसी प्रकार का उपकार नहीं किया, लेकिन तकलीफ वहाँ होती है जहाँ लोग लापरवाही बीमारी को बढ़ाकर लाते हैं। मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप में किसी प्रकार के कोरोना के लक्षण हैं तो उससे कम, जब वो शुरुआत के दौर में ही अपने चिकित्सक से सलाह लेकर उसका निराकरण करें। और ऐसे रोगी जो शुरू में ही समझ जाते हैं, लगभग 95% घर पर ही ठीक किए जा सकते हैं। होम क्वारंटीन की गलत डेफिनेशन डॉक्टर को निकालने दीजिए। होम क्वारंटीन की डेफिनेशन जिस तरह लोग अपने घर में बैठकर खुद बना रहे हैं, उसकी परिभाषा गलत बनाने के कारण, होम क्वारंटीन की गलत परिभाषा के कारण भी कई लोग जब घर में बहुत गंभीर हो जाते हैं तो आते हैं। पहले यदि लक्षण है तो चिकित्सक को दिखाएं, उसकी राय लें, उसकी राय के साथ साथ अपने चिकित्सक जो भी उसका चिकित्सक है जिस विश्वास करते हैं उस चिकित्सक की राय के मुताबिक शुरुआती लक्षणों में ही बीमारी का उपाय करें। मुट्ठी भर पैसे से, थोड़े से प्रयास से और थोड़ी सी चिकित्सक की प्रतीक्षा से यदि आप शुरू में ही ठीक हो रहे हैं तो क्यों नहीं थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी प्रतीक्षा और थोड़ा सा मुट्ठी भर पैसे से आप ठीक हो रहे हैं और बाद में ढेर सारा प्रयास, ढेर सारा पैसा और ढेर सारी प्रतीक्षा और जीवन का संघर्ष और भयानक कष्ट, सबसे बेहतर ये कि हम शुरू में ही संभले और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को और स्वयं को कोरोना से बचाएं। मेरा तो यही संदेश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत देशमुख है जो चिराई अस्पताल, नेशनल अस्पताल, पालीवाल अस्पताल, LBS अस्पताल, बहुत सारे अस्पतालों में लगातार सेवा कर रहे हैं। अभी जब मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ था उनका इलाज करते करते डॉक्टर अभिजीत देशमुख खुद कोरोना पेशेंट बन गए थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बारंबार प्रणाम है आपकी सेवा को। क्या लगता है हम ये जंग जीतेंगे, लेकिन आप लोगों की बिना आशीर्वाद के, स्नेह के, बिना आपके मार्गदर्शन के जंग नहीं जीत पाएंगे? क्या आप हमारे दर्शकों को, देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं आप? बिल्कुल, ये जंग बिल्कुल जीतेंगे और ये जंग अकेले नहीं जीत सकते। शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से
पूरा अपने तरह से काम कर रही है। साथ में जनता है उसको भी एक सहभाग होना पड़ेगा, एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा इस जंग को लड़ने के लिए। और खास तौर से मैं डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस तरह से वो 24 घंटे खाना पीना छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर काम में लगे हैं जनता की शुश्रूषा में, ट्रीटमेंट में। तो मुझे लगता है कि जनता को इनकी भावना को समझना है, डॉक्टर्स की भावना को समझना है, उनका साथ देना है। और हम जब साथ में लड़ेंगे तो इस जंग को लड़कर हम पूरा बेड़ा पार करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका एक अनुभव ऐसा बताइए। बहुत सारे लोग घबराते हैं, भय का वातावरण बना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भय की जरूरत नहीं है। जैसा अभी आदरणीय डॉक्टर जेपी पालीवाल जी ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं कि भय से नहीं, इससे लड़ने से और इसमें सावधानी रखने से इसको जीत सकते हैं। बिल्कुल, दो चीजें हैं। एक तो सावधानी, जो डॉक्टर पालीवाल सर ने कहा है कि क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो तो महत्वपूर्ण है। तो साथ में भय, एक तो मरीज के अंदर जो भय है वो दूर होना चाहिए, और जो उनके अटेंडेंट्स, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनमें भी भय बना रहता है। तो ऐसे इसमें मरीज और परिवार वालों के बीच में संवाद नहीं हो पाता है। तो मरीज का जो भय है उसको दूर करने के लिए डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के अलावा मानसिक तौर पर उस मरीज को ताकत देते हैं। और बाहर जो परिवार वाले हैं उनको साथ देने के लिए काफी संगठन काम कर रहे हैं। वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको धैर्य देते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक, मतलब जो कहा मैंने, सामाजिक आंदोलन, समाज को मिलकर सबको साथ देना है, मानसिक तौर से भी साथ देना है। और ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स अंदर हैं और पूरे हेल्थ वर्कर्स अंदर हैं, वो अंदर जंग लड़ रहे हैं और हम जीत के आएंगे। बिल्कुल डॉक्टर जी देशमुख जी, अभी कमिश्नर शहडोल ने, राजीव शर्मा ने ये कहा था कि अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक, कलेक्टर से लेके और नीचे हमारा जो चौकीदार है, और एसपी से लेके नीचे सिपाही तक, डॉक्टर से लेके आशा कार्यकर्ता तक जो काम कर रहे हैं, ये इनका योगदान है कि आज हम इतनी बड़ी बीमारी से लड़ पा रहे हैं, और इनको बार बार प्रणाम करना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर एस.के. जैन भी हैं, डेंटिस्ट हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी बीच में आप लोगों की भी ड्यूटी लगा दी गई थी, आप चूंकि डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है जब आपके पास पेशेंट आता है, उसको बहुत मजबूरी रहती है, उसको दांत भी दिखाना है, और आप चूंकि सबसे ज्यादा मुंह से ही फैलता है ये जो बीमारी है, आप उसका मास्क हटा के आप उसका इलाज करते हैं, तो क्या सावधानी रखते हैं? और इस युद्ध में आपकी जो भूमिका है वो भी प्रणाम करने योग्य है। तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं मरीज को पहले तो उसको जो अंदर से डर है उसको हटाता हूँ, और उसके लिए सबसे पहले सैनिटाइज करने के बाद उसको माइक्रोजन से गार्गल कराता हूँ। उसके बाद अपने को सुरक्षित रखते हुए उसका इलाज करता हूँ, और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ता हूँ कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। अगर मैं ईमानदारी से और इसको उसके दूसरे मरीज के भले के लिए कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला हमारे ऊपर कृपा करेगा और हमें बचाएगा। इस अपने डर को छोड़ते हुए मैं उसका इलाज करता हूँ, और पिछले 1 वर्ष से लगातार इलाज कर रहा हूँ, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। उसके साथ मैं पॉजिटिविटी बना के और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ लेता हूँ, जिससे कि योगा वगैरह भी करता हूँ, नियमित चर्या रेगुलर रख रहा हूँ, सुबह सुबह जागता हूँ, धूप लेता हूँ, योगा भी करता हूँ धूप में, जिससे कि इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत बना रहे। क्योंकि हमें सबसे पहले लड़ना है और मरीज को साहस दिलाना है कि आपको घबराना नहीं है, ये युद्ध है, इसमें हम तभी विजय होंगे। शत्रु अदृश्य है, बचाव ही हमारा सबसे अच्छा उपाय है कि हम उससे बच सकें। दूसरा, आपने अभी कहा था कि कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन के जैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो एक चीज बता दूं मैं कि जो भी सफेद पोशाक वाले या जो भी इसका ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर मरीज हारता है तो मरीज की हार नहीं है, ये हमारे देश की हार है। और स्वयं जो ब्लैकमेल कर रहा है उसकी हार होगी, आगे जाके वो पछताएगा। क्योंकि आज हमें सबको मिलकर साथ लड़ना है, तभी हम इस पर विजय पाएंगे। एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध है, जो कि एक अदृश्य शत्रु से हम लड़ रहे हैं। इसमें हम सबको साथ मिलकर लड़ना है, किसी को लालच स्वार्थ नहीं देखना है। डॉक्टरों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो प्राइवेट में है, बहुत मतलब आत्मीयता के साथ से, जिस तरह से हमारे गरीब परिवार में किसी को संकट आता है, उस तरह से धैर्य बनाते हुए उसकी मदद करते हुए हमें उसका इलाज करना है, ताकि वो उसको हिम्मत आ सके और वो भी लड़ सके, तो वो भी जीतेगा और हम भी जीतेंगे। इसी के साथ हमारा देश कोरोना से जीत पाएगा।
डॉक्टर साहब, आपने जो एक बात कही बिल्कुल सही है। निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल, मैं नेशनल अस्पताल को देखा, मैंने पालीवाल अस्पताल को देखा, और वहां लगातार डॉक्टर जेपी पालीवाल बैठे हुए हैं। इन्होंने 3 सप्ताह तक दाढ़ी नहीं बनाई थी। इन्होंने जब फोटो भेजा तो मुझे लगा कि ये मोदी की कॉपी तो नहीं कर रहे, कहीं मोदी जी की राह पे तो नहीं निकल पड़े हैं। लेकिन इन्होंने, जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मैं घर ही नहीं जा पाया था। क्या लगता है, जब अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, अपने परिवार से नहीं मिल पाते, सबसे दूर रहते हैं। एक बात आपने और कही कि पहले खुद स्वस्थ रहेंगे तब हम दूसरे की देखभाल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप योगा करते हैं। मैं डॉक्टर पालीवाल जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा अभी जैन साहब ने कहा, अभिजीत जी ने कहा, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती होगी, घर से पूछा जाता होगा कि आखिर घर कब आओगे, और आप जवाब देते हैं कि मैं मानवता को, ये तीसरा विश्व युद्ध है और आदर्श से शत्रु। और जब चाणक्य ने ये कहा था कि जब शत्रु आदर्श हो तो उसमें छुपकर और सावधानी पूर्वक ही हमको प्रहार करना चाहिए। शिशिर जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। पहले तो मैं अपने साथी डॉक्टर अजीत देशमुख, जो निश्चित तौर पर बहुत सरल मना और बड़े इंसान है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जैन का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं इसमें 2 ही चीज कहना चाहूंगा कि परिवार, ये जो हम लोगों की चिकित्सकों की लड़ाई एक अलग सिस्टम पर होती है। एक हम लोगों के साथ होता है कि हमारा परिवार हमें रोकता है आने के लिए, आत्मीयता के कारण, भावुकता के कारण, जिसमें वो वास्ता देता है रिश्ते का, वास्ता देता है आत्मीयता का, वास्ता देता है परिवार के मुख्य स्वरूप का। कई बार वो ये बोलते हैं कि हम फटा पहन लेंगे, सूखा खा लेंगे, और आप इस ऐसे काम में, मौत के मंजर में, मौत के कुएं मत गाड़ियां चलाइए। परंतु फिर भी उनको कैसे भी करके धैर्य से समझाकर निकलना पड़ता है, और निकलते हैं। दूसरा, मैं आम आदमी के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर चिकित्सकों के बीच में भी कई प्रकार की विसंगतियां होंगी, और चिकित्सकों से भी जनता को कई प्रकार की नाराजगियां होंगी। ये वक्त हमें नाराजगी जाहिर करने का नहीं है, ये वक्त सिर्फ हमें कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। तो छोटी मोटी चीजें बाद में हम देखते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मैं जनता से खुले में सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा कि सिर्फ 3 चीजें, सैनिटाइजर 6 इंच का, सिर्फ मास्क 6 इंच का, और 6 फीट की दूरी। इसको मैं सामाजिक दूरी बोलूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलूंगा, भौतिक दूरी बोलूंगा। 6 फीट की दूरी, 6 इंच का एक सैनिटाइजर का शीशी, और 6 इंच का मास्क। ये हमें 6 फीट के कफन से 6 फीट की कब्र में और 6 फीट की चिता में ले जाने से रोकेंगे। इनका प्रयोग करें, 6 फीट की दूरी रखें, 6 इंच का मास्क पहने, 6 इंच का सैनिटाइजर वापस। फार्मूला 6 को हम अपनाएं, जिसमें 6 सावधानियां, जिसमें 3 सावधानियां और 3 मुसीबतें। जो मुसीबतें हैं वो है कफन 6 फीट का, कब्र 6 फीट की, चिता 6 फीट की। तो 6 फीट के कब्र, 6 फीट के कफन और 6 फीट की चिता से बचने के लिए 6 फीट दूर रहिए, 6 इंच का सैनिटाइजर आप जेब में रखिए, 6 इंच का मास्क पहनिए। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने जो परिभाषा दी है, ये आदमी अगर 6 इंच, 6 फीट और 6 मीटर ध्यान रख ले तो शायद जीवन बचाया जा सकता है। मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके घर में, परिवार में बिटिया है, भाभी जी है, जब आप इलाज करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, आप किराई अस्पताल में भी जाते हैं, दूसरे अस्पतालों में भी जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इतनी रात दिन सेवा करने के बाद घर जाने के पहले आपके मन में परिवार से फोन आता होगा, घर से फोन आता है, बच्चों का फोन आता है कि पापा घर कब आओगे, और पापा किसी की जान बचाने में लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारी जो जीवन है हमारा, जो आम आदमी के लिए समर्पित है, इससे कहीं ना कहीं परिवार सफर कर रहा होगा? अभी जब हम चिकित्सक घर से निकलते हैं तो बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है, क्योंकि उस वक्त जो हमारे घर में जितने भी परिवार के लोग हैं उनमें जो भय होता है हम समझ सकते हैं, पर हमें बाहर जाना है काम के लिए तो उसको रोक नहीं सकते। तो जो एक इमोशनल मूवमेंट होता है वो कोई और नहीं समझ सकता। मुझे याद है, मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरा हथेली पे एक काला टीका लगाया जाता है ताकि काम अच्छा करे, नजर न लगे और सेफली आए। और जब मैं घर पहुंचता हूं तो जो उनके इसमें जो खुशी जो दिखती है वो देखने लायक होती है। तो ये एक इमोशनल मूवमेंट होता है, वो लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि चिकित्सक को हमेशा आप आदर करिए, उनका जो काम है उसको पहचानें। और मुझे लगता है कि जब एक सैनिक जैसे काम करते हैं, बॉर्डर पे सैनिक होते हैं और हमारे बॉर्डर के अंदर ये हमारे डॉक्टर्स हैं जिस तरह से लड़ते हैं। मैंने देखा है, जब मैं खुद भर्ती था, जब भर्ती था तो मैंने देखा कई डॉक्टर्स ऐसे थे जिनको कोरोना था
कोरोना होते हुए भी वो लोगों के इलाज में लगे हुए थे। कई ऐसे ऑपरेशन करने पड़े हमें कि हमें कोरोना होते हुए भी हम कोरोना पेशेंट के सर्जरीज की है। तो ये है जज्बा डॉक्टर्स के अंदर। तो मैं फिर से कहूंगा, मैं उनको सलाम करता हूं और प्रणाम करता हूं, और समाज को ये समझना होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर जैन के पास आना चाहता हूँ। उसके पहले डॉक्टर साहब, एक नेशनल अस्पताल में डॉक्टर पीके पांडे जी हैं, एक डॉक्टर के पटेरिया है और एक डॉक्टर विवेक राजौरिया जी हैं। इनसे मैंने पूछा कि कितने दिन हो गए। आज ही हमारा रिपोर्टर जब पहुंचा, डेढ़ दो महीने से घर नहीं गए हैं ये लोग, अपने परिवार से नहीं मिले हैं। तो ये जो आपने कहा, ऐसे डॉक्टरों को प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं कि मानवता को बचाने के लिए जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर चाहे जेपी पालीवाल जी हो, चाहे डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हो, ऐसे सारे डॉक्टरों को बारंबार प्रणाम है। डॉक्टर जैन साहब, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि खुद फिट रहेंगे अगर, तो हम दूसरे को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारे देश भर के दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय, कि कैसे सावधानी रखें, जैसा एक 6 फीट का हमारे डॉक्टर पालीवाल जी ने एक मंत्र दिया है, 6 इंच और 6 फीट अगर ध्यान रख लें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा बोला है, स्वागत करता हूँ। लेकिन डेंटिस्ट के साथ तो बहुत बड़ी मजबूरी है कि मुंह के अंदर काम करना होता है। उसके साथ हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि हम अंदर का सिस्टम कैसे मजबूत करें। तो उसके लिए नियमित टाइम से उठना, टाइम से खाना और टाइम से धूप लेना, ये बॉडी के रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। इसको हमें 1 घंटा कम से कम देना है। बाकी 23 घंटे में आप समाज सेवा में लगे रहें, अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटे जरूर दें, क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तभी आगे कर पाएंगे। सबसे पहली पंक्ति के योद्धा हैं डॉक्टर। आज सबसे बड़े योद्धा हैं तो डॉक्टर हैं, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं तहे दिल से। और ये पब्लिक को भी कहते हैं कि आप उनकी बात, धैर्य को समझिए, कैसे वो काम कर रहे हैं इस स्थिति में, उनका साथ दीजिए, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, जो हालात है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति बन रही है, उसमें क्या आज की स्थिति में भी हम जो कर रहे हैं, उसमें कैसे हम हमारे दर्शकों के साथ और जो सामंजस्य बना रहे। कई बार इरिटेट हो जाते हैं, अभी डॉक्टर पालीवाल जी और अभिजीत देशमुख सर ने कहा। और क्या लगता है कि कई बार पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाता है। जब इरिटेट हो जाता है तो उसका तरीका क्या है कि उसको किस तरीके से हम समझाइश दें? डॉक्टर जेपी पालीवाल जी ने कुछ किस्से मुझे सुनाए थे कि उनको भी संभालना पड़ता है, पेशेंट को भी और उसके परिवार को भी संभालना पड़ता है हमको। इस परिस्थिति में बड़े प्रेम से समझाना है उस परिवार में, ये देखना है कौन समझदार है। अगर उसको सबसे पहले समझाइए कि आप परिवार से धैर्य मत खोइए, हमारा फर्ज है कि आपकी जान हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, इस बात को समझिए। डॉक्टर अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है, आपकी जान बचाने के लिए काम कर रहा है, इस बात को समझना होगा। आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आप घबराएंगे जरूर, लेकिन साहस रखिए। मैं डॉक्टर जेपी पालीवाल जी के पास आना चाहता हूँ। समय की कमी है डॉक्टर साहब, सॉरी, आपका बहुत ज्यादा समय लिया। आप हमारे दर्शकों को, देश के करोड़ों दर्शकों को, प्रदेश के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी कैसे सुरक्षित रहा जाए? आपने 6 इंच और 6 फीट की बात करी, इसके अलावा आगे आने वाले समय में क्या सावधानी रखे? आपने एक और इशारा किया है कि बहुत बड़ी महामारी आने वाली है और आने वाला अभी 10-15 दिन और भारी पड़ सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि निश्चित तौर पर जब हमारे पास किसी प्रकार का सहारा नहीं होता है, तो आत्मबल और परमात्मा बल, ये 2 चीजें हमें रखना पड़ेगी। ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। जिस धर्म के हैं उस धर्म के मतानुसार हमें अपने ईश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। आस्था और व्यवस्था दोनों को समझना पड़ेगी। आस्था ईश्वर के प्रति और व्यवस्था परिवार की, समाज की, संसार की और शासन की। जब तक हम आस्था और व्यवस्था समझ कर, और इसके साथ साथ चिकित्सकों के इर्द गिर्द किस तरह का वातावरण है, उस वातावरण को सकारात्मक रखिए। लोग कई बार अपने नंबर के लिए, कई बार समय के लिए, कई बार अनावश्यक कार्यों के लिए जब चिकित्सकों को कहीं न कहीं परेशान करते हैं, तो चिकित्सक जो मानव है वो भी अपने संतुलन खो देता है। ऐसे में जो चिकित्सक धैर्य खोकर यदि आपसे किसी प्रकार का मिलकर बात कर ले, तो समझिए कि इसके पीछे कारण क्या है। हम सब मिलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए, मिलकर जूझे, लड़े। मैं मानता हूँ कि इस बीमारी में, इस लड़ाई में बहुत सारे लोग खेत हो जाएंगे। इस बीमारी में बहुत सारे लोग तो कोरोना योद्धा से लड़ाई, कोरोना योद्धा की तरह लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद होंगे, मैं मानता हूँ। और अभी शहीद होने की परंपरा या फिर ये श्रृंखला टूटना नहीं है। अगले 2 या 3 महीने भयावह स्थिति रहेगी, लेकिन अगले 15 दिन से बाद में मुझे उम्मीद है कि परिस्थितियां सुधरेगी। लेकिन चूंकि अब गांव में कोरोना विस्फोट होने लगा है, तो इसलिए हम ये समझे कि शहर से ज्यादा गाँव को, शासन को फोकस करना पड़ेगा और शासकीय कार्य को और सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। और उन सामाजिक संस्थाओं को पहले आगे आना चाहिए या शासन को उन्हें आगे लाना चाहिए?
जिनको शासकीय अनुदान वर्षों बरस से मिलता रहा है, इस वक्त उन शासकीय संस्था की सूची बनाए। जिस संस्था को जितना बड़ा अनुदान मिला है उस संस्था की उतनी बड़ी जिम्मेदारी निर्धारित करें। और ऐसे विकट समय में जो संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं वर्षों से शासन से सहयोग ले रही है या कहीं कहीं शासन से किसी प्रकार की प्रतिभूति या लाभ ले रही है या अपने कार्यों को संपादित करने के लिए पैसा ले रही है, उनकी सूची बनाकर उनको भी इस देवतुल्य कार्य में लगाएं, उनको उनका दायित्व समझाएं, उनका डर निकालें। कहाँ गया लायंस क्लब, कहाँ गया रोटरी क्लब, कहाँ गया लियो क्लब, कहाँ गए ये सारे के सारे क्लब, इन सबकी। बहुत बहुत बढ़िया बात कही डॉक्टर साहब, वाह जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इस बात पे आने वाला था। आपने जो बात हमने बचपन से सुना है कि एक रेड क्रॉस सोसाइटी हुआ करती है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसमें मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल होते हैं, वो दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय होते हैं महामहिम, और ये रेड क्रॉस विश्व युद्ध में काम आती है। तो आपको लगता है कि ये जो रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं, लायंस, लियो, रोटरी क्लब, ये कहाँ चले गए? क्योंकि हर सामाजिक संगठन को ऐसे समय में, संकट के समय में साथ में आना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, पालीवाल सर आप सुन रहे हैं मुझे? पालीवाल सर आप सुन रहे हैं? अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जी, क्या लगता है कि ऐसे समय में जो पालीवाल सर ने कहा है, ये विषम परिस्थिति है और इसमें सारे संगठनों को साथ में आना चाहिए? बिल्कुल, चाहे वो रेड क्रॉस हो या रोटरी क्लब हो, लायंस क्लब हो, या कोई भी अपनी राजनीतिक दल का कोई भी डॉक्टर सेल है, उनको आगे ना आना चाहिए। मैं बधाई दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने आज ही एक हेल्पलाइन और कॉल सेंटर का एक नंबर दिया है, जो पूरे प्रदेश में जितने भी लोगों की समस्या 24 घंटे कोई भी समस्या होगी, वहां पर फोन करके डॉक्टर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उनको मानसिक तौर पे भी उनको समझाएंगे। ऐसी आरोग्य भारती के भी कार्यकर्ता पूरे 24 घंटे मोबाइल पे अपने पूरा परामर्श दे रहे हैं। ऐसे ही प्राइवेट डॉक्टर्स का एसोसिएशन ने भी आगे आए हैं, डॉक्टर्स ने नंबर दिए हैं, उस नंबर्स पे पेशेंट्स कभी भी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे सब लोग इकट्ठा काम करेंगे तो हम जंग बिल्कुल जीतेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को, प्रदेश के दर्शकों को मैंने सिर्फ कुछ नाम लिए थे। डॉक्टर जेपी पालीवाल, डॉक्टर अभिजीत देशमुख, डॉक्टर सीके पांडे नेशनल अस्पताल के संचालक हैं, डॉक्टर के पटेरिया या डॉक्टर विवेक राजौरिया। अब मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है, परिस्थिति, समय की कमी है, लेकिन आप इनकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश और प्रदेश के दर्शकों को कि कहाँ ये जंग अदृश्य शत्रु है और इस शत्रु से लड़ने के लिए जो डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब ने कहा है, इसके साथ साथ हमें और क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है? हेलो जी अभिजीत जी, सुन रहे हैं मुझे आप? जी जी, जैसे क्या सावधानी रखें, आपकी तरफ से अपील देश के मेरी अपील ये है कि अभी जितने लोग जो अभी परिवार हैं, परिवार सब इस वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि होम आइसोलेशन के साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि लोगों को घर में रहने के बजाय अब आइसोलेशन सेंटर्स खुले हैं, उस आइसोलेशन सेंटर में जाएं। इससे ये होगा कि घर में दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उनमें ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो अभी की परिस्थिति में सबसे जरूरी है कि वो घर में ना रहे, वो अपने आइसोलेशन सेंटर में जाए और वहां पर आराम करें और ट्रीटमेंट लें, वहां पे उनका इलाज होगा और उसके जैसे ही ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। इससे परिवार के सदस्य इस बीमारी से बच जाएंगे। सबसे पहला मुख्य मैं अभी इस वक्त यही बताऊंगा। जी, चीज और सामने आई है कि सामान्य से लक्षण में भी आदमी भागता है अस्पताल में एडमिट होने के लिए। तो मैं खुद डॉक्टर जेपी पालीवाल जी को कई बार फोन करता हूँ, डॉक्टर पांडे को फोन करता हूँ, तो ये बताते हैं कि भरा पड़ा है, इतने पेशेंट आते हैं और उनको आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो कैसे लक्षण हो तब आदमी अस्पताल की तरफ जाए? मैं कहूंगा कि जैसे अगर बुखार या खांसी या शरीर में दर्द हो रहा है, तो अगर कुछ दवाई लेने से अगर आराम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को घर में जितने परिवार के सदस्य हैं उनसे अलग कर लें, और फिर दवाई से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर से परामर्श लें। डॉक्टर्स कुछ जांचें करेंगे और उसके बाद किस स्टेज में है कोरोना का इन्फेक्शन वो देखेंगे। उनको लगता है कि अस्पताल भेजना है तो ही जाना है,
अदरवाइज हमें घर पे रहकर या आइसोलेशन सेंटर में जाके अपना इलाज करवाना है। आप घबराएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि घर पे रहकर या आइसोलेशन सेंटर में रहकर भी इसका इलाज हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और छोटा सा प्रश्न है जी। कि घरों में लोगों को जागरूकता की कमी है जी। और डॉक्टर्स पर इतना दबाव है, हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इतने बड़ी महामारी के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल। आप लोगों के पास भी जितने कॉल आते हैं, जितना आप लोग समय दे रहे जी। हैं, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। तो बिल्कुल। क्या ऐसे आपकी तरफ से, आपने बताया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, मैं डॉक्टर जेपी पालीवाल सर से भी आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसे नंबर फ्लैश किए जाएं जिन पर वो सलाह ले सके, क्योंकि कई लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ अगर 135 करोड़ की आबादी है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोगों के फैमिली डॉक्टर होंगे। बाकी लोगों के न उनके पास नंबर होता है, न उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं। तो कैसे संपर्क करें और किस तरीके से, क्या आप लोग अपने नंबर फ्लैश करेंगे पब्लिक के बीच में कि भाई आप हमसे सलाह ले सकते हैं, या कोई एक फ्री टू लाइन फ्री करें कि आप उस लाइन पे टोल फ्री नंबर हो? बिल्कुल, मैंने आपने कहा था अभी कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं उनके नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी के ऊपर, और आरोग्य भारती के जो कार्यकर्ता है उनके भी नंबर दिए गए हैं। उनके फ़ोन पे सब 24 घंटे फ़ोन आते हैं। ऐसे ही प्राइवेट डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने, IMA ने, सब ने अपने नंबर दिए हैं, और इस नंबर पे कभी भी 24 घंटे में कभी भी फ़ोन लगाकर अपनी परामर्श ले सकते हैं, और डॉक्टर्स हमेशा तैयार है सबके मदद के लिए। एक सवाल अभिजीत जी, फिर मैं जैन साहब के पास आऊंगा। एक सवाल और आपसे, क्या इन परिस्थितियों में घर में रहकर क्या सावधानी रखे आदमी? ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो प्रारंभिक लक्षण नहीं, ये सर्दी जुकाम खांसी बुखार मौसमी भी हो सकता है, लेकिन आदमी भगता है कोरोना के भय से। तो क्या लगता है आपको कि अगर वो घर में आइसोलेट कर ले, एक कमरे में अपने को सुरक्षित कर ले और कुछ दवाएं ले ले अपने डॉक्टर से राय लेके, तो वो उस गंभीर स्थिति से जाने से बच सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा। घर में अगर अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे और अगर दवाई लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको बस अपने को रोज देखना है कि बुखार बढ़ तो नहीं रहा है या खांसी तो नहीं बढ़ रही है, इतना ध्यान रखना होता है। और खास तौर से हमारे देश में, प्रदेश में हमने देखा है कि हमारे घर छोटे होते हैं, परिवार भी कई बार बड़ा होता है। तो ऐसे वक्त मैं कहूँगा कि आइसोलेशन में ऐसे वक्त रहना कठिन होता है, कहीं ना कहीं हम सदस्यों से कांटेक्ट में आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम घर के अलावा, अगर आपका घर छोटा है लगता है, तो हमें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन सेंटर में जाना जरूरी है, और वहां पे आप जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर जैन, समय की कमी है, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि सुरक्षित भी रहे और डरे नहीं, संघर्ष करते रहे, क्योंकि जंग जीतना है? चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में मैंने संपर्क किया तो क्या होता है कि सर्दी जुकाम के पहले लक्षण जो दिखते हैं उसमें व्यक्ति आइसोलेट नहीं करता, उसकी वजह से पूरे परिवार को वो फैल जाता है वायरस। सबसे पहले अगर आपको सिम्टम दिख रहा है, सबसे पहले आप आइसोलेट हो जाइए। और मैं उन परिवारों को भी बताना चाहता हूं जिसमें अभी सिम्टम नहीं दिखे हैं, वो ये व्यवस्था पहले से सोच लें कि किसको कहाँ आइसोलेट होना है अगर इमरजेंसी आती है, तो इसकी तैयारी रखें। और जिसको भी थोड़े से भी सिम्टम आते हैं तुरंत आइसोलेट हो जाए, एक वीक के लिए कम से कम हो जाए। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी भी होगी तो भी आइसोलेट हो जाए, जिससे कि हम उसके वायरस को फैलने से रोक सकेंगे। वो सबसे पहले सलाह देना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान रखें, जो इन्फेक्टेड होता है वो दूसरे को वायरस ट्रांसमिट ना करे, इसलिए सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारी समझे और आइसोलेट हो जाए, तो इस हम चैन को रोक सकेंगे। अन्यथा ये चैन परिवारों के परिवार बढ़ती जा रही है। सिर्फ यही कारण है कि लोग उसको लाइटली ले लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से। शहरी क्षेत्र में लोग जाग चुके हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी पहले जो कोरोना की लहर आई थी उससे लोग बोले कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अभी ये लहर प्रकोप है इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि म्यूटेंट जीन जो है काफी मजबूत वाला है और सबसे पहले लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। मैंने देखा कुछ लोगों में कुछ लोगों में सीने में दर्द आता है और वो निगेटिव आता है, यहाँ तक ये समझिए कि लंग्स में वो पहुंच चुका है। आप उसके लिए एक प्रैक्टिकल जरूर करें, 1 मिनट के लिए सांस को रोकें। अगर आपको सीने में तकलीफ होती है, हपान आती है, तो तुरंत डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करें और चेकअप जरूर करा लें आप। यही मैं सलाह देना चाहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आदर्श शत्रु है और इस शत्रु से लड़ने के लिए हमारे चाहे डॉक्टर जेपी पालीवाल हो, चाहे डॉक्टर अभिजीत देशमुख हो, डॉक्टर SK जैन हो, डॉक्टर PK पांडे नेशनल अस्पताल के संचालक हो,
डॉक्टर के पटेलिया हो, डॉक्टर विवेक राजौरिया हो, ऐसे हजारों डॉक्टर जिनको साधना न्यूज बारंबार प्रणाम करता है। और इस जंग को जीतने में आपका जो योगदान है, जब इतिहास लिखा जाएगा आगे, तो आपके इस योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि रात दिन सब कुछ छोड़ के, परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ के जो मानव सेवा कर रहे हैं आप, उसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है। और ये हम जरूर ये जंग जीतेंगे अगर आप जैसे धरती के देवता हम लोग के साथ हैं और वो जनता को बचाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं साधना न्यूज की तरफ से अपील करना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर लगाएं और कोशिश करें कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो बाहर भी ना निकलें। कम से कम अभी 3 महीने जैसा डॉक्टर पालीवाल जी ने बताया, अभिजीत जी ने बताया, जैन साहब ने बताया कि इस महामारी का प्रकोप रहेगा। इस दौरान कहीं बहुत जरूरी हो तभी जाएं और सावधानी रखें, क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है और हमें जिंदगी बचाना है। ये जिंदगी की जंग है। हम धरती के इन भगवान डॉक्टरों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बचाएंगे भी, और आगे अगर हम बचेंगे तो अपने परिवार को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे। और एक और अपील करना चाहता हूं, अगर हमारे दर्शक सुन रहे हो, देख रहे हो, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, लियो क्लब और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मैदान में उतरे। किस दिन के लिए आप लोग सामाजिक दावा करते हैं कि हम सामाजिक संगठन हैं, हम जनता की सेवा करते हैं? ये किस दिन के लिए? रेड क्रॉस आप बाहर आए और जनता की सेवा करें, लोगों को मदद मुहैया कराए। इसी अपील के साथ डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी का धन्यवाद, डॉक्टर एस के जैन का धन्यवाद, डॉक्टर जे पालीवाल जी का धन्यवाद। बने रहिए साधना न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।